हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। बस थोड़ा इरेगुलर हुआ बीच में क्लासेस के लिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, बट ये तो लाइफ में हमारे होता रहता है, क्योंकि आपको पता है लाइफ जो है वो बहुत लंबी है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल, छोटी मोटी परेशानियां तो हमारे सामने आते ही रहती हैं। बट हमें उनसे रुकना नहीं है, डरना नहीं है, थोड़ी हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है। सो बेसिकली हम क्लास 12th में अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर कर रहे थे, और इलेक्ट्रिक एंड चार्जेस फील्ड्स में हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट हमने सारा पढ़ लिया है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने करे, टॉर्क हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी का एक अलग पार्ट, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पे। सो मैं थोड़ा सा राइटिंग खराब हो सकती है, सो प्लीज कॉपरेट, वैसे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम समझे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है तो आप ये समझ लो, इसका मतलब होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस है, लेट अस से मैंने एक सरफेस बना दिया, ये एक सरफेस है। ओके, अब इस सरफेस में हमेशा आपको पता है कि हर एक सरफेस का एक एरिया वेक्टर होता है, और वो एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस ऐसा है, ओके, ऐसा, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने उसको क्या बना दिया, टुवर्ड्स राइट। इसको मैंने बोल दिया एरिया वेक्टर एक। ठीक है, अब हमें क्या बोलना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान लेते हैं हम यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, लेट अस से ये ऐसे, ये मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। ठीक है, ये मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। अच्छा, दिस 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 दिस, ठीक है, दीज आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको पता है, ये आपने पहले भी डिस्कस किया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और इक्विडिस्टेंट होती है, और तो वो क्या कह सकते हैं आप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो इक्विडिस्टेंट होती है, मतलब उनके बीच में बराबर दूरी होती है, और वो स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है। दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, ये भी हमेशा याद रखना है। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि देखो, ये सरफेस से सारी की सारी फील्ड लाइंस क्या हो रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है। सारी की सारी फील्ड लाइंस क्या हो रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, तो यही इसका डेफिनेशन है। अगर मैं पूरा डेफिनेशन लिखूं तो चलो, उतना तो लिखने कोई मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चाहो तो चलो मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through surface, passing through surface perpendicularly, passing through surface perpendicularly। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन किस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होती हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, फॉर्मूला देखो क्या होना चाहिए। आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है ना, एक दूसरे से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी यूनिट एरिया से, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ना डिफाइन, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिंबल उसके लिए होता है फाई ई। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, पाई कितना हो गया, ई ए कॉस थीटा।
कि ऐसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। और आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में अगर कॉस थीटा आता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, अगर कोई हमसे ऐसा यूनिट पूछ लेगा कि बताओ भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है, तो बहुत आराम से आप बता पाओगे मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको ऐसा यूनिट पता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, है ना, और यहाँ एरिया और आ गया तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये तो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं समझ पाएंगे हम तो गॉस थ्योरम भी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और गॉस थ्योरम समझते हैं कि क्या होता है गॉस थ्योरम। ठीक है, अगर हम बात करें गॉस थ्योरम की तो ठीक है, अब इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि क्या होता है गॉस थ्योरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो एग्जाम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन गॉस थ्योरम से तो 110% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, क्लास 12 बोर्ड्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। ठीक है, अब क्या होता है देखो गॉस थ्योरम, ये हम समझते हैं। अगर आप गॉस थ्योरम को समझना है तो सिंपल सी बात है, ये आपके लिए एक ओपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था कितनी फील्ड लाइंस जो है वो किस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होती हैं। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, देखो जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो सकता है कि कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऑब्लिकली भी इंसिडेंट करें, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऑब्लिकली भी स्ट्राइक करें, तो आपको कुछ नहीं करना, उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेना है। अगर मान लेते हैं थीटा डिग्री सबटेंड हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा। तो फिर अल्टीमेटली वो मल्टीप्लाई में आके ई कॉस थीटा हो जाएगा, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, अब वापस आते हैं गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम बोलता है कि अगर, गॉस थ्योरम का यूज ही है, गॉस ने बोला कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड बॉडी है और उस क्लोज्ड बॉडी की वजह से आप निकालना चाहते हो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो आप गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, एक सिंगल चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्फीयर हो तब क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। कोई चार्ज शीट हो, कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, मतलब अगर बहुत सारा चार्ज हो तो उसके लिए आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसके लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम कुछ नहीं कहता, गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी के अराउंड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कोई भी चार्ज बॉडी के अराउंड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना दो और उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो डिसाइड करेगा कि उसके अंदर से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। और अगर फ्लक्स आप कैलकुलेट कर पाओगे तो फील्ड भी कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि फ्लक्स और फील्ड के बीच में रिलेशन तो हमें पता ही है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे इसका डेफिनेशन जो है कि ऐसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये आपके पास एक चार्ज है, लेट अस से एक क्यू चार्ज है, तो अगर आपको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो क्या करो, आप इसके अराउंड एक क्लोज्ड सरफेस बना दो, ये इसके अराउंड एक क्लोज सरफेस बना दो। तो इसमें से अब पॉजिटिव चार्ज है तो अब हमेशा पता है कि इसके अंदर से क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ऐसे करके हमें पता है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज की वजह से उस सरफेस से बाहर निकल रही हैं, ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द गॉसियन सरफेस। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स around any closed surface, the electric flux around any closed surface is is 1 upon epsilon naught times charge enclosed by the surface.
कितना 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कि जितना चार्ज सरफेस के अंदर होगा उसी टाइम्स में आप क्या कर सकते हो, उतना उसका 1/ε0 टाइम्स कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। मतलब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हुआ, 1/ε0 टाइम्स कितना, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये हमारे पास गॉस थ्योरम के की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले हैं तो क्या हम दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, चाहो तो मैं ई ए लिख दूं, है ना, ई ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं या ई डॉट ए भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर आप देखो कि ये क्लोज सरफेस है, एक 3D सरफेस है, तो जब 3D सरफेस में कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो वो बहुत छोटा सा एरिया होगा, लेट अस से डी है। तो ऐसे अगर आपको डी ए डी ए डी ए डी ए डी के सारे बहुत सारे एरिया जोड़ने पड़ेंगे तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए, इसको हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। या फिर ये वाला फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। ये भी हमारे पास गॉस थ्योरम से हमने ये दो फॉर्मूलेज डिराइव करे जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जगह जगह पे ये यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। मेरे ख्याल से राइटिंग उतनी खराब नहीं है, वैसे मैं राइट हैंडर हूँ लेकिन यहाँ लेफ्ट से लिख पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ कि ये मेरा एक डेडिकेशन है और मैंने सीखा है कि मैं कैसे करके लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करूँ, क्योंकि अगर हाथ में एक्सीडेंट हुआ है, बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता इस हाथ से कुछ दिनों तक। तो यही आप इसके लिए आप बहुत बड़ा आपके लिए एक लेसन है, क्योंकि कई बार ऐसा करते हैं हम कि हम छोटे छोटे एक्सक्यूजेस को लेके हम लाइफ में क्या करते हैं, हम उसको एक्सक्यूज को लेके बैठ जाते हैं और हमारे पास बहाना होता है कि ये मैं काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक्स रीजन है, वाई रीजन है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने जीरो से तो स्टार्ट किया होगा लिखना, मैं लेफ्ट हैंड से कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब मैंने देखो सीखते सीखते यहाँ पे मैं इतना साफ लिख भी पा रहा हूँ आपके सामने। तो आप बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप कई बार सोचते हो कि मेरा बहुत सारा सिलेबस छूट गया है, मैं अब कैसे कवर अप करूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहला पेज खोलना है और पढ़ना शुरू करना है। अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, लगातार रोज पढ़ोगे, 1 पेज 2 पेज 4 पेज, तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। पहले दिन में लिखना शुरू किया, मैं बहुत गंदा लिख रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे साफ लिखता जा रहा हूँ, धीरे धीरे धीरे। और भगवान ने चाहा तो कुछ दिन में मैं ऐसा लिखूंगा कि समझ में नहीं आएगा कि लेफ्ट से लिख रहा हूँ कि राइट से लिख रहा हूँ। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट, जो हार्डवर्क जो होता है दैट कन्वर्ट्स योर रिजल्ट फ्रॉम जीरो टू, यू कैन से वट एवर यू फील लाइक, स्काई इज द लिमिट, है ना। आप जीरो से लेके बिल्कुल आसमान छू सकते हो अगर आप हार्डवर्क लगा पा रहे हो वहां पे, ठीक है। चलो तब तक आप ये नोट करो, तब तक मैं इसका एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा उसी टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर शोन आर Ex is equal to alpha x, Ey is equal to 0, Ez is equal to 0, where alpha is equal to 100 Newton per coulomb meter. So calculate the charge within the cube. मतलब बेसिकली हमारे पास एक क्यूब है और बोला है कि इस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आपको शो कर रखे हैं कि एक्स डायरेक्शन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वाई में इतना, जेड में इतना। तो ऑफकोर्स वाई जेड में तो आपको दिख ही रहा है जीरो, मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खाली एक्स एक्सिस में है। और वो भी एक्स एक्सिस में जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा एक्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि इसके अंदर चार्ज कितना है इस क्यूब के अंदर। देखो इस क्यूब के अंदर चार्ज निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना फ्लक्स है इस क्यूब के अंदर से, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके अंदर चार्ज कितना है। क्योंकि आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, तो फ्लक्स निकालने के लिए देखो हमें दो चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स डायरेक्शन या तो इधर है या तो इधर है, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, है ना। तो अगर आप इस क्यूब की बात कर रहे हो तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो खाली एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि वो खाली या तो वो इस फेज से पास होंगे फ्लक्स,
और या तो वो इस फेस से पास होंगे फ्लक्स, ठीक है, ऊपर नीचे से जेड एक्सिस में, मतलब ऊपर नीचे वाले से भी नहीं पास हो सकते और फ्रंट फेस से और बैक फेस से भी पास नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं। तो मैं एक काम करता हूं कि पहले इस डायरेक्शन का फ्लक्स निकाल लेता हूं, इस डायरेक्शन का फ्लक्स निकाल लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो इसका मैं नाम रख देता हूं कुछ। लेट अस से ये साइड है ए बी सी डी और इसको मैं बोल देता हूं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है ए बी सी डी साइड से। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है, बोर्ड का फेवरेट टाइप है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू साइड, ठीक है, पहले हम किस साइड से निकाल रहे हैं, लेट अस से ए बी सी डी। तो ए बी सी डी साइड से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। अच्छा, हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, है ना। तो हम ऐसा लगा सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा एक्स पे, है ना, जहां पर, तो यहां पे मैं ऐसे रख सकता हूं क्या, देखो ध्यान से देखना, ई की जगह रख देते हैं अल्फा एक्स, ठीक। और एरिया, एरिया किसका, एरिया उस चीज का जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहां से पास हो रही है, और ऑलरेडी हमें बोला है कि ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, तो क्यूब की तो हर एक साइड बराबर होती है, तो अगर यहाँ पे ए है तो ये वाली साइड भी ऑब्वियस सी बात है कि ए ही होगी, यहां से यहां तक भी ए ही होगी। तो यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां बात कर रहे हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा लगाने के लिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अगर आप इसका एरिया वेक्टर देखो, तो एरिया वेक्टर तो देखो हमेशा आउटवर्ड्स होता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यानी कि इसके लिए जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है ये इसका एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो आप एक्स एक्सिस में है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये है, ई एक्स, है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का थीटा कितना है, 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 180 डिग्रीज, ठीक है। अब थोड़ा वैल्यू रख देते हैं, देखो x मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। अगर आप देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है x टाइम्स, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस को हम x बोल रहे हैं। तो अगर आप यहां से देखो तो ओरिजिन ये होता है ना 0,0, ये ओरिजिन है 0,0,0, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखें, इस क्यूब तक का डिस्टेंस तो a है, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, मेरे ख्याल से आना चाहिए अल्फा ए स्क्वायर, तो अल्फा ए इंटू ए स्क्वायर, और साथ में कितना हो गया, cos 180, cos 180 कितना होता है, माइनस का 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का अल्फा ए क्यूब। तो ये हमारे पास एक वैल्यू तो ये आ गई माइनस का अल्फा ए क्यूब, ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, मान लो थ्रू द फर्स्ट सरफेस। मैं इसको फर्स्ट सरफेस बोल देता हूँ, चलो ये सरफेस एबीसीडी बोल देते हैं, एक ही बात है ना, थ्रू द सरफेस ए बी सी डी, अगर हमने एबीसीडी माना है तो एबीसीडी बोल देते हैं। अच्छा, दूसरा फ्लक्स कहां से निकालना है हमें, इस वाले सरफेस से, ये पी क्यू आर एस से, तो यहां से निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इस वाले से निकालेंगे तो फ्लक्स थ्रू, अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ये था, अब एबीसीडी निकाल लिया, तो अगला निकालना है फ्लक्स थ्रू पी क्यू आर एस। तो अगर फ्लक्स थ्रू पी क्यू आर एस निकालना है तो फॉर्मूला तो यही वाला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला तो ये लगेगा ना। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अल्फा ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा एक्स हो गया, ठीक है। दूसरा एरिया, साइड तो वही है अभी भी, है ना, क्यूब की साइड है तो साइड वही है, तो फिर एरिया स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर। और इस बार थीटा कितना है, कॉस थीटा होता है, तो थीटा की अगर बात करो तो देखो इस बार इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर जो है वो भी इस तरफ है ना भाई, सरफेस जो है, सरफेस से आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर और आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही है। अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है ही, तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ गया, cos 0 डिग्री। अच्छा वैल्यू रखो, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि x क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है उस साइड का जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस साइड का निकाल रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a तो ऑलरेडी है, और ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a था, मतलब a प्लस a 2a डिस्टेंस हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा टाइम्स 2a, और साथ में कितना आ गया, a स्क्वायर, और cos 0 कितना होता है 1, तो 2a इंटू ए स्क्वायर कितना हुआ, 2a क्यूब। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, अल्फा टाइम्स 2a क्यूब,
ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि कुछ फ्लक्स अब इस तरफ पास हो रहे हैं, कुछ फ्लक्स इस तरफ पास हो रहे हैं। तो अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिखोगे ना, फॉर नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी, और फिर यहाँ पे फ्लक्स थ्रू पी क्यू आर एस। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो लिख पा रहा हूं, अगर आप स्लो लिख पा रहे हो तो आप 2x पे वीडियो चला के देखना, तभी हो पाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा लिखने में स्लो हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं। एनीवेज, चलो यहाँ पे एबीसीडी कितना हो गया, माइनस का अल्फा टाइम्स ए क्यू, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का अल्फा टाइम्स 2a क्यूब। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ, मैं इसका आगे कर देता हूं, 1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, अल्फा ए क्यूब। खत्म कहानी। ठीक है, अल्फा ए क्यूब। तो मुझे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो, अब फाइनली हमें क्या पूछा है, हमें तो क्या पूछा है, बोला कि बताओ चार्ज बताओ कितना होगा इसके अंदर से। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, और यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई थी, मुझसे मिस आउट हो गया। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन पर कूलम, और ए की वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर। अच्छा, अब अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, मेरे ख्याल से गॉस थ्योरम कहता है कि जो भी हमारे पास चार्ज है उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो होगा फाई ई टाइम्स, या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, या नेट चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, नेट फ्लक्स होता है। तो अगर यहां से नेट चार्ज निकालना है तो क्यू नेट कितना हो जाएगा, क्यू नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, अल्फा ए क्यूब, ये हो गया अल्फा ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे देखो वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 रख दिया, अल्फा की वैल्यू 100 हो गई। ए क्यूब, और हमारे को ए मतलब बोला है 0.1 होता है, तो 0.1 का क्यूब। ठीक है, 0.1 का क्यूब हो गया, और साथ में क्या हो गया, मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस, अब इसको अगर मान लो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, तो 10 का क्यूब, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 होगा, 100 से यहाँ 1000 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब नीचे खाली क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, वो 10, एक 10 इसके एक 10 से कैंसिल हो गया, तो मतलब यहां बचा -11, मतलब फाइनली जो हमारे पास चार्ज हुआ वो कितना हुआ, Q इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, दिख रहा है यहां तक, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और इधर को कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारे हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी में भी है, और ऐसे एक क्वेश्चन सिलेंडर में भी आता है। तो सिलेंडर में कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, खाली 2 फेस से निकालना है, तो वहां जो साइड होगी, जहां में एरिया हमने लिया है साइड का स्क्वायर, वहां पे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और कुछ नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू डू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे जाके अगर आप कोई और भी लेक्चर चाहते हैं गॉस थ्योरम से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से मत डरिए, अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियोस आते रहें। बाकी जैसे जैसे रिकवरी होती रहेगी, वीडियोस की क्वालिटी और बढ़ती रहेगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, बहुत पेशेंटली आपने इसको देखा। सो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।